क्या भारत के अंदर लोकतंत्र ब्रिटिशर्स की देन है? हाँ, बिल्कुल ब्रिटिशर्स की देन है। क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स हिंदुस्तानियों के ऊपर अत्याचार न करते तो हिंदुस्तानी लोकतंत्र की मांग कभी ना करते। अगर ब्रिटिशर्स हिंदुस्तानियों के साथ जुल्म कभी ना करते तो हिंदुस्तानी लोकतंत्र की मांग कभी ना करते। अगर ब्रिटिशर्स हिंदुस्तानियों के साथ पक्षपात, जात पात और भेदभाव ना करते तो हिंदुस्तानी लोकतंत्र की मांग कभी ना करते। अगर हिंदुस्तानियों के राइट्स ब्रिटिशर्स ना कुचलते तो हिंदुस्तानी डेमोक्रेटिक राइट्स की बात कभी ना करते। लेकिन अगर कोई ये कहे कि हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिशर्स इसलिए आए थे क्योंकि हिंदुस्तान में वो लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे, वो बड़े दयालु थे, तो ये बिल्कुल गलत है। ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में इसलिए आए थे ताकि वो लूट मचा सकें, ताकि वो हिंदुस्तानियों को रूल कर सकें, ताकि हिंदुस्तानियों के ऊपर जुल्म कर सकें, ताकि वो यहाँ की पावर को कैप्चर कर सकें, यहाँ की वेल्थ को कैप्चर कर सकें और हिंदुस्तान को कंगाल कर सकें, ताकि वो हिंदुस्तान के भोले वाले लोगों के हक छीन सकें और उनके ऊपर अत्याचार और जुल्म कर सकें। तो यही आज के इस टॉपिक के अंदर हम समझने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, मतलब आज का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है इंडिया के अंदर वो कैसे डेवलप हुआ, उसका विकास कैसे हुआ। लेकिन हम इसको अलग तरीके से पढ़ेंगे, हम इसको कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। मतलब किस तरीके से कॉलोनियल रूल ने इंडियन डेमोक्रेसी को शेप किया, किस तरीके से जो हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र स्थापित हुआ है उसको अंग्रेजों का जो राज था उसने किस तरीके से शेप किया, उसने किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया, वो हम समझने वाले हैं। तो हिंदुस्तान का ये जो सफ़र है, लोकतंत्र का सफ़र, करीब 200-300 साल लग गए हमें इस लोकतंत्र को इस्टेब्लिश करने में। और फिर ये लोकतंत्र कैसे विकसित हुआ, कैसे डेवलप हुआ, वो इस लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं। तो हमारे लेक्चर का नाम है इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी अ कॉलोनियल पर्सपेक्टिव। तो इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी अ कॉलोनियल पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है? मतलब हाउ इंडियंस मूव फ्रॉम बीइंग रूल्ड बाय अ फॉरेन पावर टू रनिंग इट्स ओन डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड हाउ डिड कॉलोनियल रूल शेप दैट जर्नी। किस तरीके से हिंदुस्तान, जिसको गुलाम बनाया गया था, जिसको अंग्रेज रूल किया करते थे और जहां पे कोई किसी तरीके का लोकतंत्र नहीं होता था, किस तरीके से वो देश जो गुलाम था वो डेमोक्रेटिक नेशन में कन्वर्ट हुआ, कैसे यहाँ पे लोकतंत्र डेवलप हुआ और लोकतंत्र इस्टेब्लिश किया गया, और किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इस सफ़र को शेप किया, किस तरीके से जो कॉलोनियल रूल था, मतलब अंग्रेजों का राज, उन्होंने किस तरीके से इस लोकतंत्र को शेप किया। जब मैं बात करता हूँ किस तरीके से कॉलोनियल एरा में लोकतंत्र शेप हुआ, डेमोक्रेसी शेप हुई हिंदुस्तान में, तो सबसे पहले समझते हैं कि प्री ब्रिटिश एरा कैसा था। मतलब जब अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं आए थे तो उससे पहले हिंदुस्तान कैसा था, क्या वहाँ पे लोकतंत्र था या नहीं था, वो हम समझने वाले हैं। तो प्री ब्रिटिश एरा वाला इंडिया कैसा है, मतलब जब अंग्रेज भारत नहीं आए हैं उससे पहले का भारत कैसा है। नो डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं होती थी। मतलब वो जो मॉडर्न डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है वो उस वक्त नहीं था, हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं होता था। लेकिन फिर भी बट लोकल पार्टिसिपेशन एग्जिस्टेड, लेकिन लोकल लेवल पे पार्टिसिपेशन होती थी। हमारे यहाँ विलेज पंचायत हुआ करती थी जो छोटे मोटे गांव के लेवल पे जो डिस्प्यूट्स होते थे उनको सॉल्व किया करती थी। मतलब हमारे यहाँ ग्राम पंचायत हुआ करती थी, ग्राम सभा हुआ करती थी। मतलब गांव के लेवल पे जो है वो कुछ लोग होते थे, उस गांव के कुछ मुखिया वगैरह होते थे, और उस गांव के जितने भी कोई अगर डिस्प्यूट्स वगैरह, कोई झगड़े या फिर कोई किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स लोगों के बीच में है तो उनको सॉल्व किया करते थे। साथ ही साथ हमारे पास लोकल कम्युनिटीज़ का कंसेप्ट था। ये जो लोकल कम्युनिटीज़ होती थी ये लैंड, वाटर और कस्टम्स को मैनेज किया करती थी। मतलब एक लोकल कम्युनिटी बनी है किसी एरिया की। फॉर एग्जाम्पल मैं उधमपुर में रहता हूँ तो उधमपुर की एक लोकल कम्युनिटी मिली है जिसके अंदर कुछ सीनियर लोग होंगे, कुछ जो है वो एलीट लोग होंगे, कुछ समझदार लोग होंगे, और वो लोग ये डिसाइड करते थे कि यहाँ का पानी कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ की ज़मीन का मैनेजमेंट कैसे होगा, यहाँ पे कौन से रीति रिवाज फॉलो किए जाएंगे। तो हमारे पास लोकल पार्टिसिपेशन थी। मतलब लोकल लेवल पे हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी थी। जैसे गांव के लेवल पे गांव के लोग इकट्ठे होकर जो है उस गांव के मसलों को सॉल्व करते थे, उनको सुलझाया करते थे। जैसे कि लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपने एरिया को खुद चलाती थी और वहाँ की लैंड वाटर को खुद मैनेज किया जाता था। तो लोकल लेवल पे लोग पार्टिसिपेट किया करते थे और एक तरीके की डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें उस वक्त देखने को मिलती है, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जिसके अंदर लोग डायरेक्टली रूल करते हैं। तो गाँव के अंदर लोग सारे
खुद से इकट्ठे होकर उस गांव के फैसले लिया करते थे। लेकिन ब्रॉडर लेवल पे, अगर सेंट्रल लेवल की अगर मैं बात करूं या फिर नेशनल लेवल की बात करूं, अगर मैं नेशनल लेवल, चलो नेशन तो उस वक्त नहीं था, लेकिन मेन जो उस वक्त अगर अपर लेवल की मैं बात करूं तो उस वक्त राजा ही चलाया करता था पूरे के पूरे देश को। जैसे मुगल्स का रूल हो गया, उससे पहले की सारी हिंदू डायनेस्टीज यहाँ पे रही। तो ये प्री ब्रिटिश एरा है। मतलब प्री ब्रिटिश एरा में डेमोक्रेसी तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी हमें लोकल लेवल पे देखने को मिल रही है। अ काइंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है, जहां पे विलेज पंचायत और लोकल कम्युनिटीज हुआ करती थी। अब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज आ पहुंचे हैं, हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिशर्स का अराइवल हो गया है। तो अब ब्रिटिशर्स के टाइम का इंडिया कैसा है? दे डिडंट ब्रिंग डेमोक्रेसी, दे ब्रॉट कंट्रोल। उन्होंने हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं लाया। ये बहुत बड़ा मिथ है कि उन्होंने हिंदुस्तान में लोकतंत्र लाया। उन्होंने हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं लाया। वो हिंदुस्तान के अंदर कंट्रोल चाहते थे, वो हिंदुस्तान के अंदर पैसा चाहते थे, हिंदुस्तान को लूटना चाहते थे, ट्रेड के ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे, यहाँ के बिजनेस को वो कंट्रोल करना चाहते थे, यहाँ के मार्केट्स को वो कंट्रोल करना चाहते थे और यहाँ की पावर को वो कैप्चर करना चाहते थे। तो ये उनका असली इंटेंट था, ये उनका असली मकसद था। उनका मकसद ये नहीं था कि वो हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र स्थापित करें। बट दे रियलाइज्ड, लेकिन उनको ये पता चल गया कि टू रूल अ ह्यूज कंट्री विद लिमिटेड मैन पावर दे नीडेड इंडियन कॉपरेशन। इतने बड़े देश को चलाने के लिए आपको हिंदुस्तानियों का सहयोग चाहिए। आप थोड़े से लोग जो हैं, मतलब कुछ गिने चुने थोड़े से लोग जो हैं वो इंग्लैंड से यहाँ आए हैं, क्या वो पूरे भारत को चला सकते हैं? नहीं। तो पूरे भारत को चलाने के लिए उनको हिंदुस्तानियों का सहयोग भी चाहिए। और अगर वो हिंदुस्तानियों का सहयोग नहीं लेंगे तो वो इतने बड़ी कंट्री को नहीं चला पाएंगे, इतने बड़े देश को वो रूल नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको हिंदुस्तानियों का सहयोग चाहिए था, ताकि हिंदुस्तानी उनके साथ मिलके उनका जो है वो साथ दें, ताकि वो लोग जो है वो हिंदुस्तान के अंदर कंट्रोल स्थापित कर सकें, यहाँ का पैसा लूट सकें और यहाँ के अंदर यहाँ पे जो पावर है उसको कैप्चर कर सकें। तो उन्होंने क्या किया? सो दे इंट्रोड्यूस्ड कंट्रोल्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, नॉट डेमोक्रेसी नॉट फ्रीडम। तो उन्होंने कंट्रोल्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया। उन्होंने लोकतंत्र इंट्रोड्यूस नहीं किया, उन्होंने आज़ादी नहीं दी हिंदुस्तानियों को, बल्कि उन्होंने थोड़े बहुत हिंदुस्तानियों को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर शामिल कर लिया। मतलब हिंदुस्तान को चलाने के लिए हिंदुस्तानी भी चाहिए, हिंदुस्तानियों का कॉपरेशन चाहिए, लेकिन इतने भी ज़्यादा हिंदुस्तानी उनके साथ उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होने चाहिए, या फिर हिंदुस्तानी जो है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बड़ी पोस्टों के ऊपर नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हिंदुस्तानी जो है उनके अगेंस्ट जो है वो पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को खुद ही कैप्चर कर लें और मतलब ब्रिटिशर्स की बात ही ना सुने। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हिंदुस्तानी उनका साथ दें हिंदुस्तान को चलाने के लिए, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तानी बड़ी पोजीशंस को कैप्चर कर लें। वो ये कभी नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तानी टॉप पे पहुंच जाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेसिकली वो चाहते थे कि हिंदुस्तानी रिवॉल्ट ना करें, मतलब हिंदुस्तानी हमारे अगेंस्ट आंदोलन ना करें, इसलिए थोड़ा बहुत उनको नौकरियां वगैरह दे दी, एडमिनिस्ट्रेशन में रख दिया, उनको काउंसिल्स वगैरह में रख दिया, ताकि हिंदुस्तानी नाराज भी ना हो और हमारे अगेंस्ट रिवॉल्ट भी ना करें और वो बड़ी किसी पोस्ट पे ना पहुंचे जिससे कि वो उनका रूल खतरे में आ जाए। तो उन्होंने क्या किया? फॉर एग्जाम्पल्स 1773 से लेके 1858 तक उन्होंने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अंडर ब्रिटिश क्राउन करना स्टार्ट कर दिया। मतलब उन्होंने पावर का सेंट्रलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया, मतलब पूरी की पूरी पावर जो थी अब ब्रिटिश क्राउन के पास थी। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उससे लेके 1857 का जो रिवॉल्ट था तब तक, तो उन्होंने क्या किया? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया। अब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब सारी की सारी पावर किसके पास है? ब्रिटिश क्राउन के पास है। और कई सारे हिंदुस्तानियों को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जगह देना स्टार्ट कर दी, लेकिन ये पूरा ध्यान रखा गया कि हिंदुस्तानी किसी बड़ी पोस्ट पे ना पहुंच जाएं। ये पूरा ध्यान रखा गया कि हिंदुस्तानी असली डिसीजन मेकर ना बन जाएं। ये पूरा ध्यान रखा गया कि हिंदुस्तानी सिस्टम ना बदल दे। तो हिंदुस्तानियों को भी मतलब हमारे पास बहुत सारा खाना है तो एक रोटी हिंदुस्तानियों के लिए भी फेंक दी। तो ये उन्होंने सिस्टम किया कि हिंदुस्तानियों को भी अपने साथ जो है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में रखना स्टार्ट कर दिया, ताकि हिंदुस्तानी इनके खिलाफ भी ना लड़ें, क्योंकि हिंदुस्तानियों को थोड़ी बहुत नौकरियां आपने दे दी हैं, लेकिन वो बड़ी पोस्टों पे भी ना पहुंचे, जिससे कि ऐसा ना हो कि वो बड़ी पोस्टों पे पहुंच जाए तो इससे ब्रिटिश रूल खतरे में आ जाए और उनको चैलेंज बन जाए। उसके बाद जैसे इंडियन सिविल सर्विसेज था, तो उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एक सिस्टम लॉन्च किया, जिसके अंदर बेसिकली
सिविल सर्विसेज जैसे आज के टाइम पे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, तो ये वहीं से ब्रिटिश टाइम से ही चलता आ रहा है। तो उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को जो है वो हिंदुस्तान के अंदर इस्टेब्लिश किया, जिसके अंदर जो है वो बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं वो सिलेक्ट किए जाते थे, अपॉइंट किए जाते थे। लेकिन उन्होंने ये पूरा ध्यान रखा कि इंडियन सिविल सर्विसेज में जो बड़े अफसर बनेंगे वो ब्रिटिश ही बनेंगे, कोई हिंदुस्तानी बड़ी पोस्ट पे ना पहुंच जाए। तो उन्होंने ये तरीका ही वैसा रखा। उन्होंने कहा कि सारे हिंदुस्तानी एग्जाम दे सकते हैं, इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम कहाँ होता था? लंदन में। तो हिंदुस्तानी वहाँ जा नहीं पाते थे एग्जाम देने। तो बेसिकली उन्होंने ये पूरा ध्यान रखा कि अगर हिंदुस्तानी कोई सिलेक्ट भी हो रहा है, मतलब कोई अगर ऑफिसर बन भी रहा है, तो उसको ब्रिटिशर्स के मुकाबले मतलब बराबर पोजीशन ना दी जाए, उसको छोटे लेवल का ही रखा जाए। तो मान लो एक अंग्रेज है, उसने भी इंडियन सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई किया और एक हिंदुस्तानी ने भी क्वालिफाई किया, लेकिन अंग्रेज को ऊपर रखा जाएगा, हिंदुस्तानी को नीचे रखा जाएगा, ताकि ऐसा ना हो कि जो इंडियंस हैं वो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को डोमिनेट कर दें और बड़ी पोजीशंस पे पहुंच जाएं। उसके बाद लिमिटेड लोकल बॉडीज़, उन्होंने लिमिटेड लोकल बॉडीज़ इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दी, जिसके अंदर हिंदुस्तानियों का पार्टिसिपेशन भी स्टार्ट हो गया। बेसिकली उन्होंने म्यूनसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स इस्टेब्लिश किए, जिसके अंदर हिंदुस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते थे, हिंदुस्तानी भी चुनकर आ सकते थे। लेकिन उन्होंने ये भी पूरा ध्यान रखा कि हिंदुस्तानी जो है वो असली डिसीजन मेकर ना बन जाए। तो अगर 10 लोगों की कोई काउंसिल है तो उसके अंदर 3-4 लोगों को ही, मतलब 3-4 ही हिंदुस्तानी होते थे और मेजॉरिटी में जो है वो ब्रिटिश होते थे, ताकि अगर कोई फैसला लिया जा रहा है तो उस फैसले को हिंदुस्तानी डोमिनेट ना कर दें। तो मान लो एक काउंसिल है जहाँ पे एक म्यूनसिपैलिटी है, तो म्यूनसिपैलिटी के अंदर मान लो 10 लोगों की काउंसिल है, तो उसमें से 3 लोग हिंदुस्तानी रखे जाते थे, 7 लोग ब्रिटिश, ताकि कोई भी फैसला जो लिया जाएगा वो ब्रिटिश ही ले, हिंदुस्तानी उसको डोमिनेट ना करें। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ यहाँ पे रिफॉर्म्स लाए हिंदुस्तान के अंदर, ताकि वो कंट्रोल्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इंट्रोड्यूस कर सकें और ताकि हिंदुस्तानी उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट भी ना करें और साथ ही साथ वो हिंदुस्तान को अच्छे से मैनेज भी कर सकें, क्योंकि हिंदुस्तानी उनके साथ उनके एडमिनिस्ट्रेशन में है। लेकिन ये भी ध्यान रखा कि हिंदुस्तानी टॉप पे ना पहुंच जाएं, जिससे कि वो अंग्रेजों को थ्रेट बन जाए। अब उसके बाद स्टार्ट होता है इंडियन रेजिस्टेंस। अब हिंदुस्तानियों को धीरे धीरे समझ आ जाता है कि हिंदुस्तानियों के साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके हकूक और हकों को कुचला जा रहा है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ बेईमानी हो रही है, ब्रिटिशर्स उनके साथ क्रूएल्टी कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि हिंदुस्तान का रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गया, मतलब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये हुआ 1857 के रिवॉल्ट से स्टार्ट, जहाँ पे एक मेजर रिवॉल्ट होता है और जिसमें मतलब पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जो है वो एरियाज से लोग जिसके अंदर शामिल थे, अलग अलग जो हमारे गवर्नर्स थे या फिर जो हमारे बादशाह थे, वो सारे राजा जो थे हमारे, वो इकट्ठे हुए और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ना स्टार्ट कर दी, क्योंकि अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे। तो इंडियन पॉलिटिकल अवेकनिंग होना स्टार्ट हो गई, मतलब हिंदुस्तानियों की पॉलिटिकल अवेकनिंग हुई, मतलब हिंदुस्तानी जागरूक होने लगे, एजुकेट होने लगे और उनको ये समझ आ गया कि अंग्रेज हमें लूट रहे हैं, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, इनको यहाँ से भगाना पड़ेगा। तो कई सारी मूवमेंट्स हुई, कई सारे आंदोलन हुए, रिवॉल्ट हुए, जैसे 1857 का रिवॉल्ट हुआ, किसानों के रिवॉल्ट हुए, उसी के साथ साथ ट्राइबल्स के रिवॉल्ट हुए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। नेशनलिस्ट लीडर्स उभर करके आए, कई सारे नेता जो थे नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे वो उभर करके आए और उन्होंने आज़ादी की डिमांड करना स्टार्ट कर दी। अर्ली कांग्रेस का गठन हो गया और कांग्रेस ने भी ये डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि हमें आज़ादी चाहिए और हम ये जो अत्याचार ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर कर रहे हैं हम ये नहीं सहेंगे। सोशल रिफॉर्मर्स, कई सारे सोशल रिफॉर्मर्स यहाँ पे आए, जैसे राजा राममोहन रॉय की आप बात कर लीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती की आप बात कर लीजिए, और उन्होंने भी ये मांग करना स्टार्ट की कि हिंदुस्तान आज़ादी चाहता है या फिर हिंदुस्तान सामाजिक बदलाव चाहता है और हिंदुस्तानियों को इस तरीके से दबा और कुचला ना जाए। तो जब इंडियंस ने रेजिस्टेंस किया, जब इंडियंस ने विद्रोह किया, इंडियन पॉलिटिकल अवेकनिंग होने लगी और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई स्टार्ट हो गई, कांग्रेस का गठन हुआ, सोशल रिफॉर्मर्स का राइज हुआ और अलग अलग रिवॉल्ट्स हुए, तो ब्रिटिशर्स को मजबूरन कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़े, कुछ सुधार लाने पड़े। तो ब्रिटिशर्स ने सुधार इसलिए नहीं लाए क्योंकि वो दयालु थे, बल्कि इसलिए लाए क्योंकि मजबूरी थी, क्योंकि हिंदुस्तानी अपना रेजिस्टेंस, अपना विद्रोह दिखा रहे थे अंग्रेजों के प्रति। इसलिए क्योंकि रिवॉल्ट्स हो रहे थे, क्योंकि रेजिस्टेंस हो रहा था, तो ब्रिटिशर्स को कुछ बदलाव लाना, सुधार लाना
नेसेसरी हो गया था उनके लिए, ये ज़रूरी हो गया था उनके लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली कुछ रिफॉर्म्स लाए, कुछ स्टेप्स लिए, जैसे कि उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को इंट्रोड्यूस किया। इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर बेसिकली उन्होंने एक स्मॉल एंट्री पॉइंट जो है वो ओपन कर दिया इंडियन एलिट्स के लिए, ताकि वो लॉ मेकिंग काउंसिल्स के अंदर जो है वो एंटर कर सकें। बेसिकली इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू कुछ इंडियंस को एंट्री मिल गई कि वो जो ब्रिटिशर्स की लॉ मेकिंग काउंसिल्स हुआ करती थी वहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर सकें। तो बेसिकली कुछ एलीट इंडियंस, लेकिन सिर्फ जो पढ़े लिखे हैं, जो अमीर लोग हैं, उन लोगों को बेसिकली एक एंट्री मिल गई कि जहाँ पे जो ब्रिटिशर्स की काउंसिल हुआ करती थी, मतलब जहाँ पे ब्रिटिशर्स का जो ग्रुप होता था, जो लोग कानून बनाते थे, उसमें कुछ इंडियंस को भी जो है वो जगह दी गई। लेकिन सिर्फ एलीट इंडियंस को, जो पढ़े लिखे थे, जो ब्रिटिशर्स के तलवे चाटते थे, और बहुत कम इंडियंस, मतलब अगर 100%, मतलब अगर 10 लोग हैं तो 10 में से 1-2 लोग जो हैं वो इंडियंस उसके अंदर जो है वो लॉ मेकिंग काउंसिल्स के अंदर उनको जगह दी गई। फिर उसके बाद उन्होंने इंडियन काउंसिल्स एक्ट लाया 1892 का, जब प्रेशर और बढ़ गया उनके ऊपर, जब रेजिस्टेंस और होने लगा। इसके अंदर क्या था, सम इलेक्टेड एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बट विद नो रियल पावर। अब कुछ इलेक्टेड एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाने लगा, मतलब इंडियन, मतलब जो काउंसिल्स होती थी, मतलब वो काउंसिल्स जो कानून बनाती थी, जो लॉ मेकिंग काउंसिल्स होती थी, उसके अंदर जो है वो कुछ इंडियंस को इलेक्शंस के थ्रू जो है वो जगह दी गई। लेकिन अभी भी उनके पास कोई रियल पावर नहीं थी। मतलब कुछ हिंदुस्तानियों को लॉ मेकिंग काउंसिल्स के अंदर जगह दी गई और वो चुन के आने लगे, लेकिन अभी भी उनके पास कोई रियल पावर नहीं थी, कोई रियल डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी। जब विद्रोह और बड़ा, रेजिस्टेंस और बड़ा, तो उन्होंने मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स लाए 1909 के। इसके अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिंदुस्तानियों को और सीट्स दी लॉ मेकिंग काउंसिल्स के अंदर, जहां पे कानून बनाए जाते थे, वहां पे हिंदुस्तानियों को और जगह दी गई, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जगह दी गई। लेकिन अभी भी उन्होंने क्या किया, अभी भी पूरे तरीके से मेजॉरिटी में इंडियंस नहीं थे, मतलब अभी भी मेजॉरिटी में ब्रिटिशर्स ही हुआ करते थे और हिंदुस्तानी कोई फैसला नहीं ले पाते थे। उसी के साथ साथ उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जहां पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहां पे सिर्फ मुस्लिम ही इलेक्शन लड़ सकता है, कहीं पे सिर्फ सिख इलेक्शन लड़ सकता है, दूसरे धर्म के लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो उन्होंने एक तरीके की रिजर्वेशन दे दी मुस्लिम्स को, सिख्स को, मतलब धर्म के आधार पे। मतलब उन्होंने बांटने का काम, ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी उसको स्टार्ट कर दिया, डिविजिव पॉलिसी उन्होंने स्टार्ट कर दी। उन्होंने हिंदुस्तानियों को बांटने का काम स्टार्ट कर दिया, बेसिकली धर्म के आधार पे। तो धर्म के आधार पे उन्होंने रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दी, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब कि जहां से मुस्लिम इलेक्शन लड़ रहा है वहां से कोई हिंदू उसके खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता है। उसके बाद मोंटेग्यू चैलेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आते हैं 1919 के। अब इसके अंदर क्या होता है, मोंटेग्यू चैलेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के अंदर क्या होता है, उन्होंने डायरकी को इंट्रोड्यूस किया। बेसिकली ब्रिटिशर्स ने जो है वो मेजर डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करना, मतलब मेजर डिपार्टमेंट्स को अभी भी ब्रिटिशर्स ही कंट्रोल कर रहे हैं, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, और जो छोटे मोटे डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे उनको कंट्रोल करने के लिए हिंदुस्तानियों को जगह दे दी। मतलब छोटे मोटे डिपार्टमेंट्स को हिंदुस्तानी कंट्रोल करेंगे और बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स को ब्रिटिशर्स ही कंट्रोल करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जब रेजिस्टेंस इतनी बढ़ गई, विद्रोह इतना बढ़ गया, हिंदुस्तानियों ने इस तरीके से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई स्टार्ट कर दी कि ब्रिटिशर्स के लिए अब मजबूरी बन गई कि वो हिंदुस्तान के अंदर कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था को सेट करें। तो बेसिकली उन्होंने अब थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी जो है वो हिंदुस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस की। किसके थ्रू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू कई सारी चेंजेस इसके अंदर लाई, क्योंकि अब हिंदुस्तानियों की जो जद्दोजहद है, जो हिंदुस्तानियों की मूवमेंट है, वो इतनी फास्ट, इतनी तेज हो चुकी है कि अब ब्रिटिशर्स को रिफॉर्म्स लाने ही होंगे। अब हिंदुस्तानियों को कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी यहाँ पे बहाल करनी ही होगी। लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे तरीके से डेमोक्रेसी हिंदुस्तान के अंदर बहाल नहीं की, सेटअप नहीं की। तो बेसिकली इंडिया केम नियर टू डेमोक्रेसी, और ये पहली बार ऐसा हुआ, मतलब ये फर्स्ट टाइम हुआ कि हिंदुस्तान अब डेमोक्रेसी के नज़दीक आ पहुंचा है। मतलब हिंदुस्तान में आधी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर दी गई है। और पूरे के पूरे कॉलोनियल हिस्ट्री के अंदर, मतलब जब से अंग्रेज रूल कर रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू कि हिंदुस्तान के अंदर भी थोड़ी बहुत अब लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पे बहाल की गई है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी, ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ फ्रेंचाइज।
बेसिकली प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब अलग अलग जो प्रोविंसेस हुआ करते थे, जो अलग अलग स्टेट्स, राज्य हुआ करते थे, उनको ये पावर दी गई, उनको पूरा का पूरा कंट्रोल दिया गया कि वो अपने राज्य को या अपनी जो स्टेट है, अपना जो प्रोविंस है, उसको अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अलग अलग स्टेट्स को, अलग अलग प्रोविंसेस को या फिर अलग अलग जो हमारे पास राज्य थे, उनको पूरी ताकत दे दी कि वहां पे वो अपने राज्य को अपने हिसाब से चलाएं। राइट, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई और साथ ही साथ ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ फ्रेंचाइज किया गया, मतलब वोट देने का अधिकार भी अब बढ़ाया गया। पहले वोट वही दे सकता था जो पढ़ा लिखा है, जो अमीर है, जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है। उसके बाद बट सेंटर स्टिल कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स, लेकिन अभी भी सेंटर जो है, इंडिया का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ब्रिटिशर्स की ही है। सेंटर को अभी भी ब्रिटिशर्स ही कंट्रोल कर रहे हैं और गवर्नर जो हैं उनके पास ओवरराइडिंग पावर्स हैं। मतलब प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी तो दी गई है, लेकिन प्रोविंसेस के ऊपर भी गवर्नर बिठाया गया है और गवर्नर की पावर ज्यादा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब अलग अलग राज्य जो हैं, अलग अलग स्टेट्स जो हैं, वो अपने आप को अपने हिसाब से चला तो सकती हैं, लेकिन उनके ऊपर भी एक गवर्नर बिठाया गया है और उस गवर्नर के पास सबसे ज्यादा पावर है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेंशन किया किसका, फ्रेंचाइज का, और उन्होंने मतलब आधी अधूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो था उसको इस्टेब्लिश हिंदुस्तान के अंदर किया। उसके बाद अब हम समझते हैं कैसे कॉलोनियल एक्सपीरियंस ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र को शेप किया, कैसे कॉलोनियल एक्सपीरियंस ने इंडियन डेमोक्रेसी को शेप किया। देखो, जब व्हेन इंडिया फाइनली मूव्ड टुवर्ड इंडिपेंडेंस, द एक्सपीरियंस अंडर ब्रिटिश रूल टॉट सम टफ लेसन्स। जब हिंदुस्तान आज़ादी की तरफ बढ़ गया और हिंदुस्तान ने आज़ादी हासिल कर ली, तो हिंदुस्तान को कुछ टफ लेसन्स कॉलोनियल एक्सपीरियंस या कॉलोनियल रूल ने सिखाए। मगर मतलब कि अंग्रेजों का जो राज था उसने हिंदुस्तान को कुछ सिखाया, कुछ टफ लेसन्स सिखाए जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। वो टफ लेसन्स क्या थे? सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन वॉज डेंजरस, मतलब सेंट्रलाइजेशन डेंजरस है, खतरनाक है। सेंट्रलाइजेशन होती क्या है? जब सेंटर के पास अनलिमिटेड पावर और अथॉरिटी आ जाती है, मतलब जब अलग अलग स्टेट्स को पावर्स नहीं दी जाती हैं, अलग अलग राज्यों को पावर्स नहीं दी जाती हैं, अलग अलग जो विलेज पंचायत और कम्युनिटीज हैं उनको पावर नहीं दी जाती है और सारी की सारी पावर सेंटर के पास आ जाती है। जब सेंटर के पास सबसे ज्यादा पावर होती है, एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड पावर होती है, उसको हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स के टाइम पे सेंट्रलाइजेशन हुआ करता था, मतलब सेंटर के पास सबसे ज्यादा पावर होती थी और सेंटर जो चाहता था पूरे देश भर में वैसा ही होता था। तो बेसिकली सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे देश को चलाती थी, एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता था और पूरे के पूरे राज्यों को एक ही अथॉरिटी चलाती थी। लेकिन हिंदुस्तान ने यह समझ लिया कि यह खतरनाक है, क्योंकि हमें अलग अलग राज्यों को अपने आप को चलाने की पावर देनी होगी, ताकि वो जो उनका यूनिक पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जो उनकी यूनिक टोपोग्राफी है, उसको वो अपने हिसाब से चला पाए। हमारे देश में स्टेट्स क्यों बनाई गई हैं? हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर क्यों होती है? सीएम क्यों होते हैं? क्यों पूरे देश को एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चलाती है? क्योंकि अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग डिमांड्स हैं, अलग अलग ग्रीवेंसेस हैं, अलग अलग जो है वो वहाँ पे इश्यूज हैं, और उन अलग अलग इश्यूज को वो स्टेट्स अपने हिसाब से हल करती हैं। अगर सेंटर पूरे के पूरे देश को चलाने लगा तो क्या पता मणिपुर में क्या वहाँ की लोकल प्रॉब्लम्स हैं, क्या लोकल इश्यूज हैं, कैसे मणिपुर को चलाना है। तो इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर देते हैं, इसलिए हमारे यहाँ सेंट्रलाइजेशन अभी नहीं है। तो हमने ये सीख लिया कि अगर सेंट्रलाइजेशन मतलब जो सेंट्रलाइजेशन है वो बड़ी खतरनाक है, तो हमें अलग अलग स्टेट्स मतलब राज्य या प्रोविंसेस को पावर देनी पड़ेगी ताकि वो अपने आप को अपने हिसाब से चला सकें। उसके बाद इंक्लूसिव पॉलिटिक्स वाज एसेंशियल। ब्रिटिशर्स ने हमें बांटने की कोशिश की, ब्रिटिशर्स ने हमें तोड़ने की कोशिश की। तो हमने ये समझ लिया कि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स जो है वो बहुत जरूरी है। मतलब एक हिंदुस्तान के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था अब आजाद होने के बाद होगी, मतलब देश के आजाद होने के बाद जो यहां पे सिस्टम चलेगा, उसके अंदर हमें इंक्लूसिविटी लानी है। मतलब सभी धर्म, सभी जातियां और सभी की सभी प्रकार के लोगों को हमें यहां पे जगह देनी पड़ेगी। हमें माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना होगा और हमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से पीछे हटना होगा। हमें ये जो भेदभाव, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, इसको फॉलो नहीं करना है। हमें इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करनी है, मतलब सभी धर्मों के लोगों को इकट्ठा लेकर चलना है, सभी जातियों के लोगों को इकट्ठा लेकर चलना है, सभी अलग अलग प्रकार के लोगों को इकट्ठा लेकर चलना है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बांटने का काम किया था और इससे देश टूटा था।
तो हमने ये समझ लिया कि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स बहुत ज़रूरी है, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को इकट्ठा लेकर चला जाए, सभी धर्मों के लोगों के राइट्स की रिस्पेक्ट हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, ब्राह्मण, सभी लोगों को इकट्ठा लेकर चलना है और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद इलेक्शंस मस्ट बी यूनिवर्सल नॉट लिमिटेड लाइक कॉलोनियल रूल। इलेक्शंस जो है वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, मतलब चुनाव कोई भी लड़ सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या होता था, सिर्फ पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी वही चुनाव लड़ सकते थे। हमने ये सीख लिया कि चुनाव जो है वो यूनिवर्सल होने चाहिए, मतलब हर कोई इलेक्शन लड़ सके, गरीब आम आदमी भी इलेक्शन लड़ सके। उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नेंस मैटर्स। हमने ये सीखा कि जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है वो मैटर करती है, मतलब हमें विलेज पंचायत को इस्टेब्लिश करना है, हमें म्यूनिसिपैलिटीज़ को इस्टेब्लिश करना है ताकि गांव के लोग अपने फैसले खुद लें। हमें विलेज पंचायत को इस्टेब्लिश करना है ताकि लोकल पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को लोकल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया जा सके, पंचायत और विलेज लेवल पे इंट्रोड्यूस किया जा सके। हमने ये सीख लिया क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने भी क्या किया था, विलेज पंचायत्स और म्यूनिसिपैलिटीज को जो है वो रिस्टोर किया था। वहां पे उनके टाइम पे भी विलेज पंचायत्स और म्यूनिसिपैलिटीज चलती थी और हमने ये सीखा कि ये बहुत ज़रूरी है विलेज पंचायत्स और म्यूनिसिपैलिटीज़ को पावर देना, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना और लोगों की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन उन विलेज पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंदर हो सके। ये बहुत अहम है, ये हमने सीखा। उसके बाद हमने ये सीखा कि फ्रीडम इज़ द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कि अगर हम लोकतंत्र अपने देश में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अगर हम हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें लोगों को फ्रीडम देनी पड़ेगी, सिविल लिबर्टीज देनी पड़ेंगी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू वोट हमें लोगों को देना पड़ेगा। अदरवाइज लोकतंत्र का कोई मकसद नहीं है, लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने लोगों को आज़ादी नहीं दी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स लोगों के साथ जुल्म करते थे, भेदभाव करते थे, अत्याचार करते थे और एक तरीके की क्रुएल्टी लोगों के साथ की जाती थी, इसीलिए लोग जो हैं वो ब्रिटिशर्स से तंग आ गए थे। और अगर हिंदुस्तान के अंदर लोगों को फ्रीडम नहीं दी गई, सिविल लिबर्टीज नहीं दी गई, फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए तो हिंदुस्तान के लोग उस सरकार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर कोई किसी तरीके की डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं की जा सकती है। तो हमने ये सीखा कि लोगों को फ्रीडम देना, उनको सिविल लिबर्टीज या फिर फंडामेंटल राइट्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट दी गई है जिसके अंदर लोगों को अलग अलग फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। उसके बाद लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे 9103113950 के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। प्रॉपर एक ई बुक लिखी गई है आपके सेमेस्टर के बच्चों के लिए इसी पूरे के पूरे टॉपिक के ऊपर, मतलब ये जो हमारा पूरा का पूरा फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है, इसकी एक ई बुक लिखी गई है। तो वो ई बुक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपके सेमेस्टर को ध्यान में रखते हुए, आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, और हमारी पूरी की पूरी टीम ने मेहनत की है उस ई बुक को लिखने के लिए। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। या फिर अगर आपको किसी भी सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस के किसी भी सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे और हमारी एक प्रॉपर टीम उसके लिए काम कर रही है। उसके बाद सो व्हाट इज द कॉलोनियल पर्सपेक्टिव। तो आखिरी में अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है कॉलोनियल पर्सपेक्टिव। असल में कॉलोनियल पर्सपेक्टिव कहते किसको हैं। तो बेसिकली इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया बाय लुकिंग एट हाउ कॉलोनियल रूल क्रिएटेड, रिस्ट्रिक्टेड एंड शेप्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। यहाँ पे कॉलोनियल पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र को समझना और इस तरीके से देखना कि किस तरीके से कॉलोनियल रूल ने जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसको क्रिएट किया, उसको रिस्ट्रिक्ट किया या शेप किया। मतलब कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र को उस तरीके से देखना, उस नज़रिए से देखना कि किस तरीके से जब अंग्रेज़ यहाँ पे रूल किया करते थे, अंग्रेज़ जब यहाँ पे राज किया करते थे तो उनके राज में किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ी, किस तरीके से हिंदुस्तानियों ने विद्रोह किया, किस तरीके से हिंदुस्तानियों ने संघर्ष किया, और उस संघर्ष के बाद किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अलग अलग रिफॉर्म्स लाए, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बढ़ाया, और किस तरीके से इस पूरे के पूरे अंग्रेज़ों के राज और दौर में हिंदुस्तान का लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो सेटअप हुई, डेवलप हुई। यही है कॉलोनियल पर्सपेक्टिव।
कॉलोनियल पर्सपेक्टिव एम्फसाइजेस, कॉलोनियल पर्सपेक्टिव बेसिकली इस चीज के ऊपर फोकस करता है कि कैसे कॉलोनियल रूल क्रिएटेड पॉलिटिकल मॉडर्निटी इन इंडिया, किस तरीके से कॉलोनियल रूल ने पॉलिटिकल मॉडर्निटी को क्रिएट किया हिंदुस्तान के अंदर। मतलब उन्होंने पॉलिटिकल मॉडर्निटी हिंदुस्तान के अंदर लाई, उन्होंने ही लॉज को इंट्रोड्यूस किया हिंदुस्तान के अंदर। उससे पहले वैसा मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम हिंदुस्तान के अंदर नहीं हुआ करता था, और ये ब्रिटिशर्स की एक देन भी है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन ये मतलब ब्रिटिशर्स की देन उस हिसाब से नहीं है, ये मजबूरी में उन्होंने किया है। लेकिन उन्होंने ही हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग लॉज को इंट्रोड्यूस किया, और आज भी अंग्रेजों के ज़माने के कानून हमारे देश में हैं। तो उन्होंने ही पॉलिटिकल मॉडर्निटी हिंदुस्तान के अंदर लाई, उन्होंने ही ब्यूरोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया। आज जो आप IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, KS ऑफिसर, DC, ये सब लोग जो आप देखते हैं, IFS ऑफिसर, ये ब्रिटिशर्स की वजह से ही है। उन्होंने ही हिंदुस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही लाई थी, उन्होंने ही काउंसिल्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। तो आज भी आप अलग अलग काउंसिल्स हमारे देश में देखते हैं। आप देखते हैं कि हमारे देश में जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, हमारे देश में पार्लियामेंट है, हमारे देश के अंदर जो है वो अलग अलग काउंसिल्स हैं। तो ये सब ब्रिटिशर्स की ही देन है, उन्होंने ही पॉलिटिकल मॉडर्निटी हिंदुस्तान में लाई है। उससे पहले इसका कंसेप्ट ज़्यादा हिंदुस्तान में नहीं होता था। उसके बाद बट इट ब्लॉक्ड रियल डेमोक्रेसी, लेकिन उन्होंने जो रियल डेमोक्रेसी थी, जो असली लोकतंत्र था, उसको ब्लॉक करके रखा। एंड यूज रिफॉर्म्स टू मेंटेन कंट्रोल, और उन्होंने थोड़े बहुत रिफॉर्म्स लाए ताकि वो कंट्रोल मेंटेन कर सकें। तो जब लोकतंत्र की बात होती, जब लोकतंत्र की मांग उठती, जब आज़ादी की मांग उठती, तो वो थोड़ी बहुत आज़ादी दे देते। जब बच्चा रोता कि मुझे भूख लगी है और वो माँ की गोद में रोता, तो उसको बस थोड़ा सा दूध दे दिया जाता और फिर उससे दूध जो है वो छुड़ा दिया जाता। तो इट्स लाइक कि मतलब जब बंदर जो है या फिर कुत्ता जो है वो जोर जोर से भौंक रहा है कि मुझे खाना चाहिए, तो एक छोटा सा टुकड़ा कुत्ते की तरफ फेंक दिया गया है। तो ये उन्होंने किया, असली लोकतंत्र उन्होंने हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं किया। इंडियन नेशनलिज्म पुश्ड द ब्रिटिश टू एक्सपैंड पॉलिटिकल राइट्स, लेकिन जो इंडियन नेशनलिज्म था, जब हिंदुस्तान के अंदर नेशनलिज्म का राइज हुआ और हिंदुस्तानियों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जंग स्टार्ट कर दी और हिंदुस्तानी आज़ादी की मांग करने लगे, तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को प्रेशराइज किया गया, इससे मजबूर कर दिया गया ब्रिटिशर्स को कि वो हिंदुस्तानियों के पॉलिटिकल राइट्स को एक्सपेंड करें, हिंदुस्तानियों के जो हक अधिकार हैं उनका एक्सपेंशन करें, उनको बढ़ाएं, और हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इंट्रोड्यूस करें, और हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करें, हिंदुस्तानियों को आज़ादी दें। द फाइनल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट कॉलोनियल प्रैक्टिसेस, और जो फाइनल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हिंदुस्तान का उभर करके आया, जब हिंदुस्तान असली में लोकतांत्रिक देश स्थापित हुआ, जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली और हिंदुस्तान लोकतंत्र बन गया, तो वो जो है वो इसलिए बना क्योंकि वो एक तरीके की रिएक्शन थी, किसके अगेंस्ट, कॉलोनियल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट। बेसिकली इंसान खाना कब मांगता है, जब उसको भूख लगी हो। इंसान बराबरी की बात कब करता है, जब उसके साथ बराबरी से ताल्लुक या फिर उसके साथ बराबरी से सलूक नहीं किया जाता है। इंसान अपने अधिकारों की बात कब करता है, जब उसको अधिकार नहीं दिए जाते हैं। इंसान आज़ादी की बात कब करता है, जब उसको आज़ादी नहीं दी जाती है। इंसान बोलने के अधिकार की बात कब करता है, जब उसको चुप कराया जाता है। तो बेसिकली इसी तरीके से हिंदुस्तान ने लोकतंत्र मांग किया क्योंकि हिंदुस्तानियों के साथ जुल्म, ज्यादती और अत्याचार हो रहा था। तो क्योंकि ये अत्याचार हिंदुस्तानियों के साथ हो रहा था, तो उसी का एक रिएक्शन था कि हिंदुस्तान के अंदर एक प्रॉपर, एक फुल और फाइनल डेमोक्रेटिक सिस्टम सेटअप एस्टैब्लिश किया गया। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो कॉलोनियलिज्म फोर्स्ड इंडिया टू फाइट फॉर पॉलिटिकल राइट्स स्टेप बाय स्टेप। कॉलोनियलिज्म ने हिंदुस्तान को फोर्स किया कि हिंदुस्तानी अपने राइट्स, अपने अधिकारों के लिए लड़ें। तो स्टेप बाय स्टेप हिंदुस्तानी अपने अधिकारों के लिए लड़े। उन्होंने आज़ादी की मांग की, उन्होंने फ्रीडम की बात मांग की, उन्होंने जो है वो अपने राइट्स की मांग की, और दैट फाइट शेप्ड द डेमोक्रेसी वी हैव टुडे। और उसी संघर्ष का ये नतीजा है, उसी लड़ाई का ये नतीजा है कि आज हमारे पास लोकतंत्र है और हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, और हम ये भी दावा करते हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। लेकिन हालांकि जो असली में लोकतांत्रिक जो कंट्री होती है या फिर जो लोकतांत्रिक सेटअप होता है, वो अभी भी हम अपने देश में इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। जो इसेंस ऑफ डेमोक्रेसी है उसको हम अपने देश में इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नेशन है वो अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ माइंड्स ऑफ पीपल है वो अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। हमारा देश तो लोकतांत्रिक है, लेकिन हम अंदर से लोग लोकतांत्रिक नहीं हैं। हमारे देश के अंदर तो बराबरी का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी है, लेकिन लोग
अंदर से बराबरी के अधिकार को फॉलो नहीं करते हैं। हमारे देश में आज़ादी का अधिकार तो है, लेकिन लोग अंदर से आज़ाद नहीं हैं। हमारे देश में सेकुलरिज्म तो है, लेकिन लोग अंदर से सेकुलर नहीं हैं। लोग आज भी असमानताओं को बढ़ावा देते हैं। लोग आज भी ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव हैं। लोग आज भी सेकुलर नहीं हैं। लोग आज भी अंदर से मतलब उनका इसेंस फ्रीडम को फॉलो नहीं करता है। इसलिए हम वो जो लोकतंत्र जिसका सपना भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, अंबेडकर ने देखा था, वो लोकतंत्र शायद अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए हैं। उस लोकतंत्र को हासिल करने के लिए शायद हमें अब अरसा लग जाएगा, शायद सेंचुरीज लग जाएंगी, क्योंकि हिंदुस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे गुर्बत इतनी है, जहाँ पे इलिटरेसी इतनी है, जहाँ पे इग्नोरेंस और जाहिलता इतनी है, और यहाँ के लोगों को वोट करने का भी पता नहीं होता है। दारू के नाम पे, पैसे के नाम पे वोट करते हैं यहाँ के लोग। तो आज भी हम नामात्र के लोकतंत्र हैं। ये मैं मतलब साफ और स्पष्ट शब्दों से कह सकता हूं कि हम नामात्र के ही लोकतंत्र हैं। लेकिन ये लोकतंत्र बहुत अच्छा है उस जिंदगी से, उस दौर से जो दौर अंग्रेजों का दौर हुआ करता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।